हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे ये हिंदू एनालिसिस की क्लास अभी नहीं ली जा रही है, क्योंकि अभी कुछ समय तक हम लोग चेक कर रहे हैं, एक मतलब थोड़ा सा पायलट करके देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर लाइव लिया जाता है तो क्लास अपलोड नहीं होती है। इस कारण से रिकॉर्ड करके प्रीमियर करके देख रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों को वहां पर वीडियो जो है वो नहीं मिल पाती है, शाम तक उनका नुकसान होता है, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज कोऑपरेट विद दिस। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अनअकैडमी के ऊपर अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो 22 से 26 तारीख के बीच में, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब 10% नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कोड यूज करोगे अगर SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बार मेरे को बता दो, पूछने के लिए पूछ लेता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए कि क्लास लाइव है। ठीक है, क्या मेरी आवाज आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और आवाज आपको सुनाई दे रही है? इसके अलावा आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। अ सेंटर स्टेट स्क्यू फर्दर वाइडन। देखो यार, मैंने आपको बताया था है ना एनालिसिस के अंदर कि एक तो सिलेबस के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब फेडरलिज्म के अंदर फाइनेंशियल फेडरलिज्म भी आ जाता है, मतलब फाइनेंशियल रूप से जो चीजों का शेयर किया जाता है, टैक्स का शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के अंदर जो मेंस है उसके अंदर हर साल यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। एक सवाल आपको फेडरलिज्म से फिक्स आना ही है। ठीक है, और उसके अलावा प्री के अंदर भी कई बार प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे वो बना लेना इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ था, नीति आयोग, ये अभी एक रिसेंटली 2014 के अंदर बनी हुई एक संस्था है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट साथ में मिलके एक पॉलिसी बनाते हैं। इसके पहले तक क्या होता था, प्लानिंग कमीशन चलती थी। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, खुद पॉलिसी बनाती थी, सेंटर का यहाँ पर ज्यादा रोल रहता था और स्टेट को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता था। फेडरल कैरेक्टर नहीं दिखता था, सेंट्रलाइज कैरेक्टर दिखता था। उसकी बजाय 2014 के अंदर नीति आयोग बनाई गई थी। नीति आयोग का काम क्या था, नीति आयोग का काम भी पॉलिसी बनाना था, पर सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर पॉलिसी बनाने वाली थी। नीति आयोग के अंदर सेंटर मिलेगी भी सही और स्टेट भी मिलेगी। फिर पॉलिसी साथ में मिलकर बनाना, तो ऐसा थोड़ी कि स्टेट घर पे बैठी है, कह रहे छोड़ो यार आज थोड़ी करेंगे, दोनों जाएंगे ना और वहां पर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिसी बनेगी। तो स्टेट और सेंटर जब मिले तो स्टेट के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास में जो टैक्स आ रहा है वो कम है, जो डिविजिबल पुल आ रहा है वो कम है। स्टेट के फाइनेंस के अंदर काफी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि उज्जवल स्कीम का ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो डिस्कॉम कंपनी काफी ज्यादा लोन में है। अब जब डिस्कॉम कंपनी काफी ज्यादा लोन में है तो वो लोन किसके ऊपर चढ़ा हुआ, ओवरऑल रूप से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। फार्म लोन वेवियर के कारण, ऐसी कई सारी फ्री बाय पॉलिसी के कारण एक तो इनका फाइनेंस की बैंड बजी हुई है। दूसरी तरफ यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक आया था। पेंडेमिक के दौरान में टैक्स का वसूल कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि टैक्स कब कलेक्ट किया जाता है, जब भी पेमेंट होता है, जब भी पेमेंट का ट्रांसफर होगा। जैसे आपकी इनकम आई तो कंपनी ने आपको पैसे दिए, पेमेंट का ट्रांसफर हुआ, टैक्स लग जाएगा। जब भी आपने कोई शेयर खरीदा तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने कुछ प्रॉफिट गेन किया तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। जब भी आप रेस्टोरेंट में गए, वहां पर जाके खाना खाया तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी लग जाएगा। जब भी पेमेंट होता है तो टैक्स लगता है। अब पेंडेमिक के दौरान में ज्यादा पेमेंट हुए नहीं तो टैक्स लगे नहीं, टैक्स वसूल हुए नहीं, जिसके कारण से ओवरऑल टैक्स जो है वो राज्य का और सेंटर का दोनों का कम हो गया। जब दोनों का ही टैक्स कम हो गया तो रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल देखने को मिला। जब रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल हुआ तो किसका हुआ, स्टेट का हुआ, सेंटर का भी हुआ। एक तरफ तो रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल हुआ तो दूसरी तरफ खर्चा बढ़ गया। कोविड-19 था तो लोगों को वैक्सीन लगवाना है, लोगों को घर पे रखना है, पुलिस फोर्स को लगाए रखना है, सारी चीजों के ऊपर काम करना है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, खर्चा बढ़ गया पर पैसे कम आए, जिसके कारण से स्टेट के फाइनेंस की और ज्यादा बैंड बच गई। ऐसी कंडीशन के अंदर स्टेट को चाहिए कि हम लोगों को थोड़ा और फाइनेंस दो, पर क्या ये चीज की जानी चाहिए, इसके पहले तक क्या क्या चीजें थी, अब थोड़ा सा उसको समझते हैं।
तो देखो भारतीय संविधान के अंदर क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अंदर टैक्स की अधिकतर पावर दी गई है सेंटर को। मतलब टैक्स जो अधिकतर केस में लगाया जाता है वो सेंटर द्वारा लगाया जाता है। सेंटर जो टैक्स वसूल करता है वो स्टेट को भी देता है, और उसी चीज को हम कहते हैं कि यहाँ पर डिवोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, कि सेंटर ने स्टेट को टैक्स शेयर किया है। अब ये टैक्स कितना शेयर करती है सेंटर, वो डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन द्वारा। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है, हालांकि वो रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होते हैं, पर सेंटर जो है उसके अनुसार टैक्स जो है वो लगाती है। ठीक है, टैक्स जो है वो डिवॉल्व करती है स्टेट को। ठीक है, अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन ही 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट 62.7% तक टैक्स लगाती है। मतलब अधिकतर टैक्स जो है वो सेंटर के पास में जाता है, सेंटर ही उन टैक्स को लगाती है। वहीं दूसरी तरफ खर्चा कौन कर रहा है, एक तो कमा रहा है, दूसरी तरफ खर्चा कौन कर रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि भारतीय संविधान में वेलफेयर के प्रोग्राम की जिम्मेदारी किसी को दी गई है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट। इवन सेंटर की भी कई सारी पॉलिसी को स्टेट इंप्लीमेंट करता है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेंटर की योजना है, पर स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, स्टेट के द्वारा यहाँ पे फाइनेंस दिया जाता है, तो खर्चा जो है वो स्टेट का ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन की 15th रिपोर्ट के अनुसार 62.4% तक एक्सपेंडिचर का स्टेट करता है, जिसके कारण से यहां पर फाइनेंस का डिवॉल्व होना बहुत जरूरी है। इस सेंटर से स्टेट के पास में फाइनेंस आना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि होता क्या है। होता कुछ ये है कि लगातार फाइनेंस कमीशन द्वारा 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी सवाल आया था 2020 के अंदर। मतलब नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, जितने भी लक्ष्मीकांत के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पोस्ट दिखती हैं, उनसे एक सवाल आ जाता है। किसी साल सीएजी का आएगा, किसी साल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का आएगा, किसी साल फाइनेंस कमीशन का आएगा। 2020 के अंदर 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख लिया करो। 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन द्वारा इन्हीं कारणों की वजह से स्टेट का जो फाइनेंस है उसके ऊपर डिवोल्यूशन बढ़ाया गया था। मतलब सेंटर जो स्टेट को पैसा देता है उस पैसे को बढ़ाया गया था। सेंटर को कहा गया था ज्यादा पैसे देने की शुरुआत कर, और वो कहा गया था लगभग 40%। 40% कहा कि सेंटर को स्टेट को पैसे देना है, पर इफेक्टिवली सेंटर ने उतने पैसे दिए नहीं स्टेट को। सेंटर ने कुछ कुछ हथकंडे अपनाए, कहने को लिए कह दिया कि हाँ हम लोग 40% तक टैक्स देंगे, पर 2019 के अंदर मैक्सिमम 36% तक टैक्स को डिवॉल्व किया गया था। उसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर फाइनेंस इधर की तरफ, ये जो ग्राफ है नीचे वाले ग्रे कलर के, ये है कि कितना टैक्स हकीकत में दिया गया सेंटर द्वारा, स्टेट को कितने प्रतिशत डिवॉल्व किया गया, और फाइनेंस कमीशन ने कितना रिकमेंड किया था। आपको हमेशा गैप देखने को मिलेगी, और 2021-22 के बाद में आपको ये गैप और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, जहां पर फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 41% तक डिवॉल्व करना, और केवल 29% तक ही टैक्स को डिवॉल्व किया गया सेंटर द्वारा स्टेट के लिए। मतलब एक तरफ तो स्टेट के फाइनेंस की बैंड बजी हुई है, तो दूसरी तरफ सेंटर द्वारा स्टेट को फाइनेंस ठीक रूप से दिया जा नहीं रहा है। अब ये कैसे किया जा रहा है, क्यों नहीं दे रहा है सेंटर, उसको समझते हैं। देखो कि कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से केवल स्टेट का नुकसान नहीं हुआ, सेंटर का भी नुकसान हुआ। सेंटर का नुकसान हुआ तो सेंटर के पास में भी बहुत ज्यादा पैसे है नहीं, उनके फाइनेंस की भी बैंड बजी हुई है, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनका पैसा जो है वो किसी और राज्य के पास ज्यादा जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर के द्वारा स्टेट को जो फाइनेंस डिवॉल्व किया जाता है उसके अंदर कमी गिर रही है। इसी कारण से ये कैसे हो रहा है, मतलब सेंटर को तो कहा था कि डिवॉल्व करना है, तो डिवॉल्व क्यों नहीं कर रही है। तो होता क्या है कि जितना टोटल होता है, मतलब होता यह है कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो मानो चाहे नहीं मानो आपकी इच्छा है, पर फिर पार्लियामेंट के अंदर बताना होता है कि क्यों नहीं माना। उसकी एक रिपोर्ट जारी की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इस कारण से जनरली ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की मान्य ना करे सेंटर। तो सेंटर ने भी मान्य किया था कि हाँ हम लोग 41% तक दे देंगे, पर इफेक्टिवली क्या हुआ कि जिस टैक्स को डिवॉल्व किया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट के लिए, उसके अंदर सेस और सरचार्ज जो है वो नहीं जुड़ते। अब ये सेस और सरचार्ज क्या होता है,
अगर आप कभी गए होगे रेस्टोरेंट के अंदर, गई होगे, ठीक है, अगर वहां पर बिल देखा होगा, दोस्तों के साथ जाते हैं तो बिल अच्छे से देखते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं तो नहीं देखते, फट से दे देते हैं, ठीक है। कभी दोस्तों के साथ जाना, उनको खिलाना, ठीक है, मेरे को भी दोस्त बनाना, किसी दिन मेरे को भी लेके चले जाना, मेरे दोस्त कभी लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखना कि एक नीचे दिखता होगा स्वच्छ भारत सेस, या फिर किसी और चीज का सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो वहां पर नीचे दिखेगा। अगर कभी मूवी की टिकट लेके लेने गए होगे और उसके अंदर कभी बिल को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर भी लिखा रहता है स्वच्छ भारत सेस या जीएसटी कंपनसेशन सेस। किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जीएसटी कंपनसेशन के लिए या किसी स्पेसिफिक चीज जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए अगर टैक्स वसूल किया जाता है तो वो सेस होता है। और दूसरा होता है सरचार्ज। इन दोनों के ऊपर सेंटर के द्वारा कोई डिवोल्यूशन नहीं होता। मतलब ये जो टैक्स होता है जो वसूल किया जाता है सेंटर के द्वारा, इसे डिवॉल्यूशन के अंदर नहीं जोड़ा जाता। मतलब वो टैक्स जो सेंटर डिवॉल्व करता है स्टेट को, उसके अंदर नहीं जोड़ा जाता, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से सेंटर जो है वो स्टेट को टैक्स कम देता है और लगातार सेंटर के द्वारा सेस और सरचार्ज जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जिसके अंदर आपको फ्यूल के प्राइस बढ़ते हुए दिखा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, जल्दी से बताओ। फ्यूल के प्राइस अगर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे तो उनका कारण क्या था? उनका कारण यही था कि सेस और सरचार्ज काफी ज्यादा मात्रा में फ्यूल के ऊपर भी लगाया जा रहा था, आप देख सकते हो, जिसके कारण से यहाँ पर सीएजी की एक रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाया गया कि 78,000 करोड़ का सेस जो है वो कलेक्ट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 10 से 20 के बीच में 1.28 लाख करोड़ तक का सेस और सरचार्ज कलेक्ट किया गया। ये केवल सेस है, सॉरी सरचार्ज नहीं है, केवल सेस कलेक्ट किया गया। सरचार्ज और भी ज्यादा इसको कर देगा, जिसे सेंटर ने किसी के साथ में शेयर नहीं किया, जिसके बाद में ओवरऑल जो टैक्स कलेक्ट होता है सेंटर के द्वारा वो उसका शेयर काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्टेट। आप यहां पर देख सकते हो सेंटर का शेयर रेवेन्यू के अंदर 19.34% है, स्टेट का शेयर जो है वो 18.16% है। स्टेट काफी नीचे है सेंटर के मुकाबले। सेंटर का टैक्स लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, स्टेट का टैक्स जो है वो पहले जितना ही, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो आप यहां पर जो था उतना ही लगभग है 8.16%। सेंटर का यहां पर देखो, यहां पर लगभग 12 के थोड़ा सा ऊपर था, आज वो 19.34% तक पहुंच चुका है। सेंटर का शेयर लगातार बढ़ा है टैक्स के अंदर, स्टेट के टैक्स के अंदर शेयर जो है वो बहुत धीमे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से हम लोगों को प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिर बात करते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि इसके अंदर क्या खास है। देखो यूपीएससी के अंदर रेगुलर इसके ऊपर सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली ही सवाल आते हैं, पर आ जाते हैं मेंस के अंदर, क्योंकि कहा गया है गवर्नमेंट इनिशिएटिव और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज उभर के आ रहे हैं, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के भी इश्यूज आते हैं। इस कारण से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज के प्रीलिम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड। अब यहां पर आप देख रहे हो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शराब की एक्सिस पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज किए गए, कंट्रोवर्सीज आई हैं, जो कि डीपीएसपी को वॉयलेट भी करता है कि इंटॉक्सिकेशन को रोकना है। अब ये कौन से नंबर की डीपीएसपी है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हुआ कुछ ये है कि न्यू दिल्ली ने नवंबर 2021 के अंदर शराब के ठेके को लेकर एक नई पॉलिसी निकाली थी। अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट के ठेके देखने को मिलते थे। आज भी आप सुनते होगे ना कि मतलब जो शराब के ठेके ना वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ठेके हुआ करते थे शराब के, उनको चेंज करके प्राइवेट ठेके कर दिए थे। मतलब प्राइवेट को दे दिया था सारा शराब का कामकाज और कहा था कि हम केवल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, आप हमको रेवेन्यू दे देना। जिसके अंदर शराब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी यहाँ पर चेंज की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हाथ शराब के रिटेल से, मतलब शराब को बेचने से अलग हटा लिया था, ताकि प्राइवेट कंपनी अपने खुद से शराब बेचे, जिसके कारण से प्राइवेट कंपनियों के बीच में आपस में कंपटीशन क्रिएट हो। कंपटीशन क्रिएट हो तो शराब जो है वो सस्ते में बिके, और सच में हुआ था, शराब बहुत सस्ते में बिकने लगी थी दिल्ली के अंदर। ऐसी स्कीम आई थी कि 1 रुपए पे एक शराब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। एक शराब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। इसके कुछ बेनिफिट भी थे, कुछ नुकसान भी थे, उसे समझाऊंगा। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या हुआ कि अलग अलग ब्रांड जो है वो मार्केट के अंदर आने लगी, पॉपुलर शराब भी आने लगी,
ऐसी कोई नॉर्मल शराब भी जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिली। लोग जो है वो पॉपुलर शराब ज्यादा पीने लगे थे क्योंकि ये सस्ती आने लगी थी। साथ में इसकी शराब की दुकानों के ऊपर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, क्योंकि शराब की दुकानें अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आता है कि अरे यार मतलब एक मोटा सा आदमी वहां पर खड़ा होगा, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होगी, बिल्कुल एकदम ठीक से कलर वलर भी नहीं होगा, वहां पर से वो एक सामने जाली होगी, एक इतना सा वो छेद होगा जिसके अंदर से वो शराब निकाल के देगा, ठीक है। एसी भी नहीं होगा, वहां पर ढेर सारी भीड़ होगी, आदमी आदमी खड़े होंगे। तो महिलाओं के लिए ना एक सेफ इन्वायरमेंट वहां पर नहीं दिखता है, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं दिखता है, जिसके कारण से अगर महिला को शराब लेनी होती है तो वो नहीं जा पाती है। तो उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश शराब की दुकान के ऊपर की गई थी इस दौरान में। साथ में ये भी किया गया कि ड्राई डे होते हैं कई सारे, उनको कम करके 3 कर दिया गया। पहले 20 थे, अब 3 कर दिया गया था। इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। जिसके बाद में अल्कोहल को के कंजप्शन की जो लीगल एज है, पहले 25 हुआ करती थी, उसे कम करके 18 कर दिया। साथ में अल्कोहल के वेंडर्स की तादाद बढ़ा दी। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मिनिमम 2 अल्कोहल के वेंडर्स हुआ करते थे, जिसके अंदर से 630 से बढ़कर लगभग 850 अल्कोहल के वेंडर्स जो है वो कर दिए गए थे। होलसेल शॉप जो है वो अल्कोहल की खोल दी गई थी, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से अगर आप देखोगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो क्या किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि एक तरफ तो नंबर ऑफ शराब की दुकान बढ़ाई गई ताकि आपस में नंबर ऑफ लोग ज्यादा रहे शराब बेचने वाले, ताकि कंपटीशन क्रिएट हो। दूसरी तरफ इसको प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के साथ में कंपटीशन, इनोवेशन और बेटर सर्विस की तरफ चीजों को लेके गया शराब के। साथ में नंबर ऑफ लोग जो है वो बढ़ा दिए गए जो शराब पीते हैं, जिसके अंदर लीगल एज 25 से कम के 18 कर दी। पहले भी लीगल एज 18 कर दो 25 कर दो, इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 18 की उम्र क्या 15 की उम्र वाले भी कई बार शराब लेने चले जाते हैं, उनको भी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे कोई इश्यूज जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस कारण से लीगल एज को भी यहाँ पर कम कर दिया गया, महिलाओं के लिए सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया ताकि क्या हो, रेवेन्यू बढ़े। मेन जो फोकस था वो क्या था, सरकार का रेवेन्यू। पर इशू क्या है कि जब प्राइवेट मेंबर को कहा गया कि ठीक है आप शराब की दुकान खोल सकते हो, हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मिनिमम 2 शराब की दुकान, ताकि एक एरिया के अंदर मिनिमम 2 शराब की दुकान जब होगी तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन होगा तो सस्ती शराब जो है वो बिकेगी। इसकी वजह से बेनिफिट क्या हुआ पहले तो वो समझ लो। बेनिफिट ये हुआ कि कई सारे लोग जो कि सस्ती शराब पिया करते थे, जो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल जहरीली शराब है, उससे थोड़ी सी एक बेटर शराब के ऊपर आ गए, जिसके कारण से जो जहरीली शराब है वो बिकना बंद हो गई, ठीक है। ऑफिशियल रूप से रेगुलेटेड शराब जो है वो बिकने की शुरुआत हो गई। पहली फायदा तो ये हुआ। दूसरा कि एक वो जो बिल्कुल लोअर तबके का इलाका होता है, जैसे ऑटो वाले वगैरह ये लोग, है ना, एक पाउच वाली शराब पीते हैं, बहुत ही मतलब खराब क्वालिटी की होती है, जिसके कारण से उसको पीने की वजह से बहुत हेल्थ डिटेरिएट होती है। उसकी बजाय अंग्रेजी शराब से हेल्थ डिटेरिएट होती है पर कम होती है, मतलब जहर पिया पर कम खतरनाक जहर पीना शुरू कर दिया लोगों ने। दूसरा क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एक खराब जो नशा होता है, जिसके अंदर गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं बीवी से, वो सारी चीजें कम होती हैं और नॉर्मल जो नशा है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण से लड़ाई जो है, झगड़े जो है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो थोड़े से कम देखने को मिले पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले भी वो लोग शराब तो पी रहे थे, शराब पीने में कोई कमी नहीं थी, पर शराब जो है वो खराब क्वालिटी की पी रहे थे। अब शराब जो है वो अच्छी क्वालिटी की पीना शुरू कर दी, ठीक है। इसके अलावा ये देखने को मिला हम लोगों को कि यहाँ पर सरकार के रेवेन्यू के अंदर वृद्धि हुई थी, जिसके अंदर 4000 करोड़ पिछले साल शराब के अंदर कलेक्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो इस बार 5400 करोड़ जो है वो वसूल किया गया था सेंटर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो कम हो गया। ओवरऑल रूप से स्टेट गवर्नमेंट का फायदा भी होने की शुरुआत होने लगी थी इन सारी चीजों की वजह से। साथ में हुआ ये कि दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉन कंजर्वेटिव लोग हैं, थोड़े लिबरल लोग हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ज्यादातर दूसरे राज्यों से आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, जिस दौरान में ऐसा देखने को मिलता है कि दे बिलीव के मेन और वुमन की इक्वालिटी होनी चाहिए। एवरीवन शुड बिलीव दिस के वुमन और मेन के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव एरिया की बात करो तो वहां पर वुमन के शराब पीने को गलत समझा जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण से महिलाओं के लिए भी एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की गई, ठीक है।
तो ओवरऑल रूप से इस तरीके से इस स्कीम को देखा जा सकता है। वहीं इस स्कीम के अंदर कई सारी प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि इंटॉक्सिकेशन को रोकना। आपने इंटॉक्सिकेशन को लिबरल कर दिया, कोई भी कभी भी आके शराब ले रहा, ठीक है। तो एक इशू तो ये देखने को मिल रहा था। दूसरा कि शराब के वेंडर प्राइवेट कर दिए गए थे। जब प्राइवेट वेंडर को अलाउ कर दिया गया कि आप शराब बेच सकते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ शराब की दुकान जो है वो बढ़ाई गई। मैंने बताया 630 से बढ़ा के 850 की गई। कई सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मिनिमम 2 शराब की दुकानों का प्रावधान किया गया। पर कई सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, जिसके कारण से एक कन्फंट्रेटिव फेडरलिज्म हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। जब कन्फंट्रेटिव फेडरलिज्म हम लोगों को देखने को मिला, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बीजेपी की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यहां पर उन शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध किया गया, उनको मना किया गया कि आप शराब की दुकान नहीं खोलोगे। इतना ही नहीं, कई सारी शराब की दुकान स्कूल के पास में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास में या किसी अनऑथराइज एरिया के पास में खुलने की शुरुआत हो रही थी, तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर केसेस जो है वो दायर होने लगे, जिसके कारण से कई सारे शराब के वेंडर जिनको अलाउ तो किया गया था, पर वो अपनी शराब की दुकान खोल नहीं पाए, जिसके कारण से 850 में से केवल 468 शराब की दुकान ही खुली, जिसके कारण से ओवरऑल जितना हम लोग रेवेन्यू एक्सेप्ट कर रहे थे, उसका रेवेन्यू जो है वो कम हुआ। मतलब पहली चीज तो रेवेन्यू इतना नहीं हुआ जितना हम लोग इमेजिन कर रहे थे। दूसरी चीज के ऐसे कोई प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम देखने को मिले। इवन डोमेस्टिक वायलेंस शायद पहले जितना रहा या फिर और ज्यादा बढ़ गया होगा, इसके कोई प्रॉपर डाटा नहीं। बस ऐसे ही कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा, ठीक है, पर इसके कोई प्रॉपर डाटा अभी तक देखने को नहीं मिले। तो ये इशू जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद में देयर वॉज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को एक लेटर लिखा और बताया कि देयर वॉज अ मनीष सिसोदिया करके, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा है। ऐसी कंडीशन के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर सीबीआई की प्रॉब को बैठा दिया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को ये कहा कि जो पॉलिसी है जो नवंबर के अंदर शुरू की गई थी, इस रेवेन्यू को बढ़ाने वाली पॉलिसी, शराब की जो पॉलिसी है जो प्राइवेट वेंडर को दी गई थी, उसे हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए और वापस से पुराने वाला ही जो चीजें हैं उसे वापस लेके आई जाए। और पुराने वाली चीज जो वापस लेके आई जाए वो केवल 6 महीने के लिए है, ऐसा दिल्ली सरकार ने कहा है, ठीक है। तो रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अभी अभी क्या किया है इन्होंने, इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके की पॉलिसी से क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ड्राई स्टेट हो जाते हैं ना, जैसे बिहार है, गुजरात है, इन राज्यों के अंदर शराब फिर भी बिकेगी, थोड़ी महंगी बिकने लगेगी, जिसके कारण से लोग खराब क्वालिटी की शराब पीने लगेंगे, जिसके कारण से जहरीली शराब के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप बिहार के अंदर देखो, आए दिन लोगों की डेथ जहरीली शराब से होती है, क्योंकि अनरेगुलेटेड वे के अंदर शराब जो है वो बिकने लगती है, ठीक है। इसके अलावा फिर खबरों के ऊपर बात करते हैं। GS1 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट खबरें, टमाटो फ्लू जो है वो फैल रहा है, ऐसा लैंसेट की एक रिपोर्ट ने बताया है, क्योंकि लगभग 82 केसेस जो है वो देखने को मिले हैं जुलाई 26 तक आते आते। जुलाई 26 में लगभग 82 केस थे। पहला केस 6 मई के अंदर टमेटो फ्लू का भारत के अंदर देखने को मिला था, केरला के अंदर, और उसके बाद में जुलाई तक आते आते 82 केसेस जो है वो टमेटो फ्लू के देखने को मिल रहा है। मतलब टमेटो फ्लू जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब जब ये टमेटो फ्लू की बात करते हैं या फिर टमेटो फीवर की बात करते हैं, तो एक्चुअली में ये 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के अंदर होता है। बचपन में आपको याद होगा चिकनगुनिया होता था, है ना, जिसको माताजी भी कहते थे, जिसके अंदर बॉडी के अंदर रैशेज आने लगते थे लाल कलर के, वो ऐसे, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ये डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस एंड टेक्स्ट के अंदर भी आ जाते हैं और हेल्थ से रिलेटेड के अंदर भी आ जाते हैं, तो इस कारण से कुछ फैक्ट है वो ध्यान रख लेना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है ये, है ना, कोई पेंडेमिक वेंडेमिक नहीं हो गई है, पर फिर भी इसके सिम्टम वगैरह थोड़े से ध्यान में रखना अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो हुआ ये कि 5 साल से कम की उम्र के अंदर जो वो चिकनगुनिया होता है ना, ठीक वैसे ही रैशेस, वैसा ही सर दर्द, वैसे ही बुखार, और साथ में डिहाइड्रेशन वगैरह, साथ में डेंगू के भी थोड़े थोड़े सिम्टम जो है वो इस टमेटो फ्लू के अंदर दिखाई देते हैं। मतलब डेंगू और चिकनगुनिया को मिला दो तो वो टमेटो फ्लू जैसे सिम्टम जो है वो दिखाता है, जिसके अंदर फिर एक व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है। अगर बीमारी हो, बुखार चढ़ रहा हो, तो पैरासीटामोल दिया जाता है,
चिकनगुनिया की ही दवाई जो है वो खिलाई जाती है ना। और इसके अलावा पूरी तरीके से उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि दूसरे बच्चों के अंदर ये बीमारी ना फैले। टमेटो फ्लू जो है उसके तेज फैलने का कारण ये है कि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर फैल रहा है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कोई सेफ्टी नॉर्म नहीं सिखा सकते कि मास्क पहन के घूमना है, ये चीज को टच नहीं करना, वो चीज को टच नहीं करना है। 5 साल से कम का बच्चा जो है वो काफी क्यूरियस होता है, जिसके कारण से वो अलग अलग चीजों को टच करता है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसे वायरस के कांटेक्ट के अंदर आ जाता है, जिसके कारण से बीमारी जो है वो तेजी से फैलती है। दूसरा कारण ये भी है कि बच्चे को बाहर खेलना ज़्यादा जरूरी होता है फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट के अंदर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते रहते हैं, कई बार लड़ाई भी करते हैं, है ना। मतलब मैं था तो मैं ऐसे ही करता था कि आज अपन कुश्ती लड़ते हैं, मतलब मैं यही करता रहता था, ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या वायरस फैलने की दिक्कतें जो है वो ज़्यादा होती थी। बचपन में बहुत फुद्दू था यार मैं, है ना। मतलब मैं मेरे बचपन को सोचता हूँ तो कितने फुद्दू थे हम लोग, कुछ भी करते रहते थे। चल अब अपन कुश्ती करेंगे। मैं मेरे मामा से कुश्ती लड़ता था, वो मेरे से जानबूझ के हार जाते थे, बड़ा मजा आता था मेरे को, और मेरे को फीलिंग आती थी कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर मैं असली दुनिया में आया, मेरे कई सारे दोस्तों से मिला, फिर मेरे को समझ में आया कि अरे इतना भी ताकतवर नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये कि ये वायरस जो है वो बहुत तेजी से थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा और किसी राज्य के अंदर इसका कोई केसेस अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा GS2 के ऊपर बात करते हैं। GS2 के अंदर क्या खास है? साल्वेज ऑफ वर्ल्ड कप, सुप्रीम कोर्ट टेल बैक टू AIFF। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पहले हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि गवर्नमेंट की है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के रूल बनाए जाते थे, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चेयरमैन बैठाया जाता था। अब ये जैसे आपने जो क्रिकेट फैन है वो जानते होंगे BCCI, जैसे BCCI क्रिकेट को रेगुलेट करती है, कौन सी टीम कहाँ जाएगी, किस तरीके से खेलेगी, कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, इन सारी चीजों के ऊपर जो डिसाइड करती है वो BCCI करती है क्रिकेट में। वैसे ही AIFF जो है फुटबॉल के अंदर डिसाइड करती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि AIFF की जगह COA को बिठा दिया था, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कोर्ट के द्वारा बैठाया गया, और कोर्ट ने यहां पर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हेड के रूप में एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल को बैठाया था, और सेक्रेटरी जनरल को कोर्ट कहती थी कि ये करना है, और सेक्रेटरी जनरल वो करता था। अब आप समझना कि डोंट यू थिंक कि ये वाली जो चीज है इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन है मेंस के अंदर। आप सेपरेशन ऑफ पावर देख लो या जुडिशियल एक्टिविज्म देख लो, जुडिशियल एक्टिविज्म एक पार्ट है जो सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट करता है, ठीक है। तो कई बार जुडिशरी के द्वारा अपनी पावर का मिसयूज किया जाता है, ओवरयूज किया जाता है, जिसके अंदर जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दायरे के अंदर डिसीजन लेने लगती है। अब जुडिशरी का कहना यहाँ पर स्वाभाविक है और लाजमी है कि एग्जीक्यूटिव जो है ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते, तो हम लोग को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है। पर जुडिशरी भी अपना काम कोई बहुत ऐसे तूफानी रूप से नहीं कर रही है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर खुद के अंदर कई सारे केसेस आज भी पेंडिंग है। तो फिर जुडिशरी क्यों लेजिस्लेचर के काम के अंदर इंटरफेयर कर रही है, ये अभी भी समझ नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर इंटरफेयर कर रही है। AIFF को रेगुलेट करने का काम था एग्जीक्यूटिव का, पर जुडिशरी वहां पर थर्ड पार्टी के रूप में इंटरफेयर करने लगी, जिसके कारण से यहां पर जब फीफा ने ये सारी चीजें देखी तो कहा कि यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है, दूसरा इसका कोई रूल या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जुडिशरी जो कह रही है वो मान रही है, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, जिसके कारण से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब रिसेंटली अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर के अंदर भारत के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया का खेलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से जुडिशरी ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को रिपील कर दिया है यहाँ पर, ताकि वापस से जो चीजें हैं वो ठीक हो सके और AIFF के ऊपर से बैन जो है वो हट सके। इसके अलावा इंडिया और ईरान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन अनलिमिटेड वॉयज, जो मदद करेगा यहाँ पर सी फेरर्स को। सी फेरर्स मतलब जो समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग होते हैं, है ना, समुद्र के जो मुसाफिर होते हैं उनको मदद करेगा, क्योंकि ये अलाउ करेगा अनलिमिटेड वॉयज को ईरान से इंडिया के अंदर और इंडिया से ईरान में और ईरान से इंडिया के अंदर, ठीक है।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग ऑन द सी फारर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सी फारर्स के ऊपर नजर भी रखी जाएगी और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर भी की जाएगी। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं आई है, ये जैसे ही आएगी हम लोग उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। साथ में चबाहर पोर्ट का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट बताया गया है। चबाहर पोर्ट आपको यहाँ पर ईरान के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे पोर्ट शहीद बिस्ती भी कहा जाता है, शहीद बिस्ती भी कहा जाता है, ईरान के अंदर यहाँ पर है, जिसे इंडिया द्वारा डेवलप किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि इंडिया का ऊपर वाला जो इलाका है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस कारण से हम लोग अफगानिस्तान नहीं जा सकते, ये पूरा इलाका पाकिस्तान और चाइना के द्वारा कवर्ड है, तो हम लोग ऊपर वाली जगह पे डायरेक्ट लैंड से नहीं जा सकते, तो हम लोग समुद्र के रास्ते से जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग चबाहर पोर्ट जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अफगानिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान और उसके ऊपर पूरा सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बनती है, तो इसलिए चबाहर पोर्ट हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाए गए थे, जिसके अंदर 75,000 तक की वीट है ना, यूएलवी पेस्टिसाइड 96% ईरान से ही पहुंचाए गए थे। मेलेथियन जो है वो 40,000 लीटर तक ईरान से पहुंचाया गया था। 50,000 टन तक के वीट जो है वो पाकिस्तान से पहुंचाए गए थे, पर उसके बाद के 75,000 टन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ईरान से पहुंचाए गए। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा के अंदर फ्लड, ठीक है, फ्लड के ऊपर सीरियस रहा करो, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके सारे एस्पेक्ट को मैं पुरानी क्लासेस के अंदर कवर करा चुका हूँ, तो अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्लड के ऊपर कि फ्लड के क्या इश्यूज हैं, पर आप अपने तरफ से एक नोट जरूर से बना लेना। ठीक है, फ्लड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने बताया। वुमन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग जानते ही हो। ठीक है, पर इन और साथ में हेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी उभर के आ रहा है लगातार, इसके ऊपर से क्वेश्चन का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कोविड-19 के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाओगे तो यहाँ पर ओडिशा के अंदर एक फ्लड आया था, जिसके अंदर वुमन को सैनिटरी पैड देने की बात की गई है, क्योंकि फ्लड के दौरान में सैनिटेशन नहीं होता है, गंदगी बहुत होती है। उस दौरान में महिलाओं को सैनिटरी पैड ना मिलने की वजह से कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है, और कपड़े का प्रयोग करने के बाद में वो कपड़ा जो है वो सूखता नहीं है ना, और गंदा कपड़ा जो है वो कई बार यूज कर लिया जाता है महिलाओं के द्वारा, जो कि महिलाओं की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर महिलाओं के लिए जो फ्लड के अंदर रिवाइवल पैकेज होते हैं, बेनिफिट रिलीफ किट जो दी जाती है, उस रिलीफ किट के अंदर महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि सैनिटरी पैड भी दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो फिर SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को पर्सनली वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में ऑफर चल रहा है, जहां पर 20% तक आप लोगों को ऑफर मिलने वाले हैं, है ना, मतलब सब्सक्रिप्शन के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, और सबसे बेस्ट जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर है वो ये है कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर मिलेगा। मतलब आप एक साल की पढ़ाई केवल 46,000 के अंदर कर पाओगे, नो डाउट, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, किताबें, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुकलेट, सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऑफलाइन जाओगे तो 42,000, 45,000 और 48,000 का एक साल का कोचिंग नहीं, केवल टेस्ट सीरीज पड़ती है, ओनली टेस्ट सीरीज। कोचिंग करने जाओगे तो केवल कोचिंग जिसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होगी, वो होगी 80,000 एक साल, 90,000, 1.5 लाख की आपको देखने को मिलेगी। जिसके बाद ऑफलाइन के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम के अंदर मेरे ही रूम का किराया 14,000 है। ठीक है, मतलब मैं दिल्ली के अंदर जॉब करते हुए काम कर रहा हूँ, तो इस कारण से यहाँ पर रेंट पे रहना पड़ता है, तो एक महीने का 14,000 मेरे को देना पड़ता है। ठीक है, और मेरा कोई रूम इतना कोई खास नहीं है, बाकी लोगों को और भी ज़्यादा 25-25, 26-26 हज़ार रुपये भी देते हैं, है ना, जबकि मैं जिस एरिया में कोचिंग वगैरह है उससे दूर हूँ। ठीक है,
कोचिंग वाले एरिया के अंदर ये कॉस्ट और 26,000 पहुंच जाती है। मतलब 2 महीने के रूम के रेंट से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसी कारण से आज गांव गांव में बच्चा बच्चा जो है वो यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी के सपने देख पा रहा थी, ऑल बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी। जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो, अपने लिए बेस्ट चुनो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।